दे रही है सभी को। मैंने सभी का अभी माइक बंद कर दिया है, क्योंकि किसी का माइक ऑन रह जाएगा तो बीच में डिस्टरबेंस होगा। इसलिए सभी का अभी मैंने माइक बंद कर दिया है। दैट इज द ओनली रीजन। और तो शायद अभी यहाँ पर मिला के 30 लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए मीटिंग के लिए अभी। तो अभी मीटिंग शुरू करने के लिए 1-2 मिनट और इंतजार करते हैं, और उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पुरोहित महर्षि है, और मैं एड शॉप के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देता हूं सभी को। और बेसिकली मैं गुजरात से हूं, और मैंने एग्रीकल्चर के अंदर मास्टर्स किया हुआ है। और मैं एक सोइल साइंटिस्ट हूं। एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, और सोइल साइंटिस्ट भी हूं। इसलिए आज जो भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो सभी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स रहेंगे। और उसके अंदर हम अभी जो मेन क्रॉप है यहाँ के, आपके वहाँ के, जैसे कि शुगर केन है और मिर्च है, जिसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें और बहुत क्वेश्चंस अभी इन दिनों में चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 30 लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो हम मीटिंग की शुरुआत कर देते हैं फाइनली। जितने हो सकते थे शायद आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हमारा मिशन क्या है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों से मैं मिल चुका हूं, और बहुत ऐसे भी होंगे जिनसे मैं नहीं मिला हूं। तो ऐसे ही शुरुआत करेंगे जैसे किसी को सबसे पहले ही शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली बार ही मिल रहे हैं। तो एडशॉप का एक विजन है कि हमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, और सभी को हमारे साथ जोड़ना है, और ये आने वाले 5 सालों के अंदर हमें कंप्लीट करना है। और सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सभी के लिए खाना अच्छा मिलता रहे, और वेल्थ भी सभी का सही रहे। तो ये भी हमारा एक विजन है। और इसके अलावा हमारे जो सारे फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐसे हैं कि जिसका इस्तेमाल करेंगे तो खेत के अंदर से जो उत्पादन मिलेगा आपको वो टोटली ऑर्गेनिक रहेगा। और आजकल पूरे इंडिया में हमारे प्रोडक्ट सभी स्टेट्स में जा रहे हैं। तो और मैंने पर्सनली सभी स्टेट्स के अंदर विजिट भी किया हुआ है। तो इसलिए मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि अपने जो प्रोडक्ट है टोटली ऑर्गेनिक है, ओमरी सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक मटेरियल रिव्यू इंस्टीट्यूट करके ओमरी सर्टिफाइड है, और अपने सभी प्रोडक्ट के ऊपर इसका टैग भी लगा हुआ होगा। तो ओमरी जो है उसके अंदर जो भी लिस्टेड रहता है उसका प्रोडक्ट ही सर्टिफाइड माना जाता है। और आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऐसे नकली प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, और इससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसको बैन करने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी दिए हैं। तो अपने जो सारे प्रोडक्ट हैं वो टोटली ऑर्गेनिक है, इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा इकोसर्ट से भी हमने प्रमाणित किया है कि अपने सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। तो अभी भारत के अंदर जैसे कि देखा जाए तो टोटली केमिकल फार्मिंग चल रहा है। पर बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। आपने देखा होगा कि जंगल में सभी सब फ्रूट्स लगते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट मैं खुद भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ। मैं अपने खेत में टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, और उसमें अभी मैंने क्यूमिन लगाया हुआ है। जैसे गुजरात में उसको जीरा बोलते हैं, शायद आपके वहां पर कुछ और बोलते होंगे। इसके उसको मैंने टोटली ऑर्गेनिक किया हुआ है। इसके अलावा गेहूं व्हीट उसको लगाया हुआ है, वो भी टोटली ऑर्गेनिक है। तो ये जो सारे की सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, पर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। बेसिकली वो नीड है। तो अभी भारत के अंदर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास पानी बहुत कम है, क्योंकि हम बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे मेरे गांव में ही ऐसा है कि भाई हम बारिश के ऊपर डिपेंडेंट 2 ही सीजन ले पाते हैं, तीसरा सीजन नहीं ले पाते हैं।
इसके अलावा मेन रीजन जो है वो केमिकल फार्मिंग है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग जो है अगर वो अपनाएंगे तो प्रोडक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में जमीन खराब होती जा रही है। सबसे पहले ही मैंने कहा कि मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ। तो जो जमीन खराब हो रही है उसको बचाने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी इस टाइम पे हमने ये चेंज नहीं किया तो आने वाले टाइम में ऐसी दिक्कत हो सकती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं किया तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी आप कभी भी खेत में गए होंगे, जो भी लोग जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के साथ, फार्मिंग के साथ, खेत में जाते होंगे तो उनका जो पैर होगा वो मिट्टी में जाता होगा, तो वो पैर पहले ऐसा होता था कि अंदर चला जाता था पूरा का पूरा। और अभी ये दिक्कत है कि जमीन हार्ड होती जा रही है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर देते जा रहे हैं उसके वो जमीन को कॉम्पैक्ट करता जा रहा है, जमीन स्ट्रांग होती जा रही है। इससे क्या दिक्कत होती है कि एक तो पानी नहीं रहेगा, पानी चला जाता है अंदर, और केमिकल फार्मिंग की वजह से अंदर जो इंसेक्ट होने चाहिए जो बेनिफिशियल है वो नहीं रहेंगे। इसके अलावा वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, सभी को पता होगा केचुए को बोलते हैं, वो केचुए भी आजकल नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है वहां पर वो केचुए पाए जाते हैं। तो केचुए क्या काम करते हैं कि केचुए जो है वो जमीन की मिट्टी को खाते हैं, और उसका जो बॉडी वेस्ट है एक्सक्रेटा, उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट निकलते हैं जो बहुत फायदेमंद रहते हैं। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स मिलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स मिलते हैं उसके अंदर से। तो ये सभी बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो 1966, उससे पहले हमारे यहाँ पर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता था टोटली, उसको हम कन्वेंशनल फार्मिंग भी बोल सकते हैं। और कोई ऐसा उसमें था नहीं केमिकल, क्योंकि उसके बाद 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ऐसे फर्टिलाइजर है केमिकल वाले, और ये कहाँ से आए? 1942 से लेके 47 के अंदर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सभी को पता होगा। उसमें जो वेस्ट बच गया था गोला बारूद, उसमें से ये फर्टिलाइजर बने हैं। और जिसने ये फर्टिलाइजर बनाए हैं उसने खुद ये कहा था कि मैंने बनाकर ये भूल कर दी है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि दूसरे कंट्रीज में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है, और अपने यहाँ पर अभी ऐसा इतना वो है नहीं, पर ये टाइम बदल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जमीन सभी देख रहे हैं कि खराब होती जा रही है और उसको ठीक करना है तो ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि भूमि शुद्धा। भूमि शुद्धा का जो काम है वो टोटली जमीन के अंदर जाके जमीन को मुलायम करना है, सॉफ्ट करना है। आप अगर कहीं पर भी किसी को दिखाने के लिए जाते हैं तो भूमि शुद्धा का आप ऑन द स्पॉट लाइव डेमो कर सकते हैं। वो लाइव डेमो कैसे करना है उसका एक एग्जांपल देता हूँ। और बहुत जरूरी बात कि किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट लिस्ट खत्म होने के बाद में सभी का माइक में ओपन कर दूंगा, तब वो रखेंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन पूछना। अभी आप जो भी क्वेश्चन रहते हैं आपके उसको नोट डाउन कर लेना। तो भूमि शुद्धा जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है कि इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका जो एक पाउच है इसके अंदर 30 पाउच आते हैं, ये पूरा जो पैकेट है उसके अंदर 30 पाउच आएंगे। एक पाउच जो है उसको 15 लीटर के पंप में डालकर स्प्रे करना रहता है, और 1 एकड़ में कम से कम 10 पंप चाहिए। ये भी फसल के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से और कैसे चाहिए। तो इसको स्प्रे करना है तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसको स्प्रे करने के लिए 20 से 25 दिन के बाद आपको स्प्रे करना रहता है। इसके अलावा ये तो फायदेमंद, तो इसके फायदे यहाँ पर लिखे ही हैं। पर इसके अलावा अगर लाइव डेमो करना है, आप किसी भी फील्ड में गए, किसी को दिखाने के लिए गए, तब वहां पर कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक पाउच निकालो, उसको तोड़ो, और एक कंटेनर लो, उसके अंदर मिट्टी लो, दूसरा कंटेनर लो, उसमें भी मिट्टी भरो, एक के अंदर यूरिया डालो, एक के अंदर भूमि सुद्धा डालो, और अच्छे से पानी मिला के उसको हिलाओ। फिर उसको धूप में सूखने के लिए रख दो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। जैसे ही वो सूख जाएगा फिर उसके बाद वो मिट्टी को उठाना। आप उस मिट्टी को जैसे ही आप उठाओगे तो जो भूमि शुद्धा वाली जो मिट्टी दिखेगी वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगी।
ये लाइव डेमो मैंने बहुत सारी जगह पर किया है, और आपको भी ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये लाइव डेमो करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। क्योंकि यूरिया डालने से जो सॉइल है वो हार्ड हो जाएगी, और आपको वो महसूस कर पाओगे, क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट होती जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि ये दिक्कत होने की वजह से ही अभी आजकल जो है वो पानी नहीं टिक रहा है जमीन के अंदर, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स नहीं है, केचुए नहीं पाए जा रहे, ये सब भी दिक्कत इसी वजह से हो रही है। तो भूमि सुधार का एक बहुत बड़ा फायदा है ये। तो आप लाइव डेमो इसका कर सकते हैं, कोई भी जगह पर जाके कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास गाय भैंसों के लिए केटल सुधा नाम का भी एक प्रोडक्ट है। ये टोटली आयुर्वेदिक है। इसके अंदर कैल्शियम दिया गया है, शतावरी है, हल्दी है। ये बहुत ही, उसके अंदर दूध उत्पादन बढ़ाना है, और इसका भी डेमो करना है। तो इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ कि लगातार 21 दिनों तक इस केटल सुधा को आपको केटल को खिलाना है। सुबह में 4 ग्राम, शाम में 4 ग्राम, ऐसे करते जाएंगे तो केटल सुधा जिस किसी पशु को भी खिलाया गया है, गाय को खिलाया गया है, भैंस को खिलाया गया है, उसके अंदर दूध उत्पादन बढ़ेगा। और अगर वो दूध नहीं दे रही है और उसके अंदर कोई बीमारी है, तो उस बीमारी में भी आपको रिकवरी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसको सुबह में 4 ग्राम, शाम में 4 ग्राम, ऐसे करके उसको खिलाना है। और इसके अलावा उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, उसके अलावा उसका जो नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बॉडी के सारे सिस्टम के अंदर ये काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर सभी औषधियां ही मिलाई गई है। उसके बॉन्स को मजबूत करने के लिए इसके अंदर कैल्शियम भी दिया गया है। तो ये सारे के सारे काम इसके अंदर से आपको मिल सकते हैं। और दूध उत्पादन जो है 20 से 25% तक बढ़ेगा। और दूध उत्पादन बढ़ने से भी फायदा नहीं रहता है, उसके अंदर फैट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना फैट उतना दाम मिलते हैं। तो फैट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती है इसके अंदर, तो बीमारियों से बचाने के लिए भी ये केटल सुधा काम करेगा। तो केटल सुधा का जो डोज मैंने बताया, 4 ग्राम, सुबह में 4 ग्राम, शाम में 4 ग्राम। और छोटे पशु है, जैसे घर में किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, कोई आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि बिल्ली भी पाल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अगर बिल्ली कोई बिल्ली भी देना है, मुर्गी के लिए देना है, घर में अगर मछलियां हैं तो उसको भी दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। तो उसको देने के लिए आपको 2 ग्राम ही देना है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और मछली को देते हैं तब तो 1 ही ग्राम देना है इसको। तो उस एनिमल की खाने की जो भी चीज है उसके साथ इसको मिक्स करना है। जैसे कि गाय को चारा दिया जाता है, तो चारा जब दिया जाता है तब उसके साथ उसको 4 ग्राम मिक्स कर देना है, जितना चारा गाय खाती है। उसके अलावा आपको अगर बिल्ली को देना है, तो अगर वो रोटी खाती है तो उसके साथ गेहूं का जब मिलाया जाए उसके साथ आटा, तब उसको मिक्स कर देना है वहां पर। तो ऐसे करके जिस किसी को भी खिलाना है उसके साथ उसको मिक्स कर देना है। अब ये क्रॉप सुधा तो है, वो पूरा सीवीड में से बना हुआ है। और सीवीड जो है बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने सुना होगा कि सीवीड में से बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर मिलते हैं, ग्रोथ न्यूट्रिएंट मिलते हैं। वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? सीवीड, सबसे पहले इसका गुजराती करेंगे, हिंदी में करेंगे कन्वर्ट, तो सामुद्री सेवाल किया जाता है। और गुजराती में करते हैं तो समुद्री सेवाड़ बोलते हैं इसको। तो इसका जो मेन रोल ये है कि देखा जाए तो सारे के सारे आप न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर डालते हैं, जमीन में फिर बारिश होगी, बारिश के साथ पानी ड्रेन होगा, ड्रेन होने के बाद वो नाले में जाएगा, नाले में से नदी में जाएगा, नदी में से समंदर में जाएगा, और समंदर में ये शैवाल लगती है, सीविड। और उसी सीविड को निकालने से उसके अंदर से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो उसी में से ये चीज बनाई गई है। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्लावरिंग रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, फ्रूट भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो क्रॉप शुदा का फायदा बहुत जबरदस्त रहता है आपको। और फ्लावरिंग के टाइम पे इसका इस्तेमाल करना, और फ्रूटिंग के टाइम पे, उस टाइम पे ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा। अगर इसका स्प्रे करना है तो आपको 40 ml पर पंप के हिसाब से इसका स्प्रे करना रहता है। अब बात करते हैं, और ये एक ग्रेनुल फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। ग्रेनुल फॉर्म में अगर देना है तो आपको मिट्टी के साथ मिला के उसको जमीन के अंदर देना रहता है।
जैसे कि उसका 3 किलोग्राम का ये बैग आप देख रहे हैं, उसको 25 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर जब भी फसल लगाई जाए तब उसको जमीन में डाल देना है। 1 एकड़ के लिए अपना ये 3 किलोग्राम का बैग इस्तेमाल किया जाता है। तो जमीन के अंदर डालने से जमीन के अंदर जो भी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और इसके अलावा सॉइल को फ्लफी बनाएगा, मुलायम बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। जमीन के अंदर से जो भी बीमारियां लगती है उससे बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ हार्मोन भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरीके से फायदेमंद रहेगा। तो क्रॉप सुधा लिक्विड और ग्रेन्यूल दोनों का फायदा है। एक पहले इस्तेमाल किया जाता है, एक बाद में इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल का आपको फायदा उसमें देखने को मिलेगा जो फसल 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक टिकने वाली है। क्योंकि उसके अंदर जैसे कि आप गन्ना लगाया हुआ है, मैंगो लगाया हुआ है, कोई भी फ्रूट लगाया हुआ है, उस सभी फ्रूट्स के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देगा। तो क्रॉप सुधा ग्रेन्यूल और लिक्विड दोनों के जबरदस्त फायदे हैं। अब डीएनसी 90 की बात करते हैं। डीएनसी 90 जो है, डोज ऑफ नीम एंड कैस्टर कह सकते हैं इसको। मतलब इसके अंदर नीम भी दिया गया है और कैस्टर भी दिया गया है। और आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां जहां पर की जाती है सभी के अंदर इन दोनों का फायदा बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। क्योंकि नीम जो है खुद एक पेड़ है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट खींचने के बाद तैयार हुआ है। और कोई भी फसल देखेंगे आप तो सभी फसल को रिक्वायरमेंट होती है 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट की। ये अगर आप कोई नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ 2 मिनट में वो बहुत ही जरूरी है। 17 प्रकार के पोषक तत्व सभी फसल को चाहिए, चाहे कोई भी फसल आपने लगाई है अपने खेतों में। वो 17 के 17 नहीं मिलेंगे तब दिक्कत रहेगी ही रहेगी। वो 17 कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो हवा में से मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज आप देते हैं उसमें से कार्बन निकलता है, तो वो कार्बन वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा कार्बन जमीन के अंदर भी रहता है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में मिल जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पानी के फॉर्म में मिल जाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पानी के फॉर्म से मिल जाएंगे। और ऑक्सीजन वैसे भी हवा में भी रहता है। तो हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और कार्बन जो है वो जमीन के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा चाहिए नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों चीजें सभी किसान इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन देखा जाए तो यूरिया के माध्यम से मिल जाएगा। फिर फोस्फोरस, उसके लिए डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम तो म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए अंतर्गत आते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट है, डबल सुपर फॉस्फेट है। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट है, एमोनियम नाइट्रेट है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब सभी किसान जो है वो तीन खाद ही देते हैं, तीन न्यूट्रिएंट ही देते हैं। और उसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, कई कबार इसमें सल्फेट लिखा हुआ था वो सल्फर भी देता है। तो ये चार पोषक तत्व ही रहते हैं, बाकी के हर बार कमी हो जाती है। पहले ये सभी की कमी नहीं होती थी क्योंकि हम इस्तेमाल करते थे गोबर का। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नीम का इस्तेमाल करते थे, कैस्टर का इस्तेमाल करते थे। तो नीम और कैस्टर खुद भी एक प्लांट थे, सब खींच के बने हैं और सारे के सारे हम जमीन के अंदर डाल रहे हैं, तो वो एक साइकिल घूम गया। और अभी जैसे यूरिया दे रहे हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन ही मिल रहा है, बाकी के 16 बाकी रह जाते हैं। अगर डीएपी दे रहे हैं तो नाइट्रोजन और पोटेशियम मिलेगा, नाइट्रोजन और फोस्फोरस मिलेगा, पोटेशियम वहां पर रह जाएगा। तो ऐसे किसान जो हैं वो 3 या 4 प्रकार के पोषक तत्व जो हैं उसी का खाद का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बाकी की कमी जमीन के अंदर आजकल बहुत पाई जाती है। तो हमें इसको फुलफिल करना है तो देना पड़ेगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर सारे के सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। बाकी सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, एक एक करके हम डालते हैं, इसीलिए किसान का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो एनपीके हो गया। अब बात करते हैं, कुल मैंने 6 बता दिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। सभी का एक रोल भी है स्पेसिफिक। जैसे नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। आपने देखा होगा कि यूरिया कई बार भी इस्तेमाल किया जाता है तो यूरिया डालने के बाद ग्रोथ बहुत बढ़ जाता है।
फोस्फोरस जो है उसकी डालियों का विकास करेगा, पत्तों का विकास करेगा। पोटेशियम जो है उसके अंदर जो शुगर बनता है, उसका खुराक बोलते हैं ग्लूकोज, उसको ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा उसके अंदर। इसके अलावा पानी जब भी नहीं होगा तब उसको ऐसी कंडीशन जो अनसर्टेन अनसर्टेन बोली जाती है, तो वहां पर टिकने के लिए पोटेशियम मदद करेगा। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, अब 9 हो गए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब ये तीनों भी चाहिए। सल्फर तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कोई भी खाद में ऐसे पीछे सल्फेट लिखा हुआ होता है तो वहां से सल्फर मिल जाता है। और सल्फर का जो रोल है, जैसे कि वो टेस्ट देने का काम करता है। जैसे हम बात करें कि भाई स्पाइसी टेस्ट है लहसुन के अंदर, तो उसमें आएगा एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड, तो वो सल्फर की वजह से आता है। और सल्फर अगर नहीं है तो पत्ते पीले पड़ना भी शुरू हो जाते हैं, तो सल्फर वहां पर भी काम करेगा। अब इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम जो वो डालियों को मजबूत बनाता है, और मैग्नीशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आपने सुना होगा कि पत्ते अपने खुराक खुद बनाते हैं सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो वो खाना बनाने का जो काम है उसमें मैग्नीशियम रोल प्ले करेगा। अब ये 9 हो गए, ये 9 मेजर माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी के जो है वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मेजर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आएंगे जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन। ये सारे के सारे जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, पीपीएम में रहती है। पीपीएम मतलब 10 लाख में एक पार्ट चाहिए, 1 पार्ट पर मिलियन। किसी की 5 पीपीएम रिक्वायरमेंट है, किसी की 10 पीपीएम रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। पर ये फुलफिल नहीं होती है तब बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि पत्ते मुड़ने लगते हैं, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, तो ऐसे टाइम पे कॉपर की खामी होती है। कई बार आपने पत्ते के अंदर उसकी जो वेन रहती है उसको येलो होते हुए देखा होगा, तो वो आयरन की खामी रहती है। नीचे की तरफ ऐसे पीले पड़ते हुए देखा हो तो मैंगनीज की खामी रहती है। तो ऐसे जो न्यूट्रिएंट की खामी होने की वजह से जो डिजीज लगते हैं वो फिर फैलने लगते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से दूसरे डिजीज आने लगते हैं, फंगल लगना शुरू हो जाता है। तो ये सभी दिक्कत वहां पर होना शुरू हो जाती है। तो डीएनसी 90 पर वापस आ जाते हैं। सभी पोषक तत्वों का हो गया, 17 प्रकार के पोषक तत्व वापस से रिपीट कर देता हूं मैं एक बार: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके अलावा सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके अंदर जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये सभी के सभी पोषक तत्व हैं, वो चाहिए। ये ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अब डीएनसी 90 की बात कर रहे थे, जैसे कैस्टर और नीम का मैंने बताया कि वो खुद जमीन के अंदर से पोषक तत्व खींचने के बाद ही तैयार हुए हैं, तो उसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, किसी की कमी नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर से मिल जाते हैं। तो ये डीएनसी 90 आप जब कहीं भी, जैसे कि कोई भी फसल लगाई है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करना है, तो ये 3 किलोग्राम का बैग आएगा, 25 किलो मिट्टी के साथ मिलाकर आपको जमीन के अंदर देना है। तो जिस किसी जमीन के अंदर आप इसको दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको गन्ने का ही देता हूँ, मिर्च का देता हूँ, तो गन्ने के अंदर इसको डालना है। तो गन्ना हमारे यहाँ पर 12 महीने से लेके 14 महीने तक रहता है, कई जगह पर 12 महीने से लेके 15 महीने तक रहता है, कई जगह पर मैंने 15 से 18 महीने तक गन्ने को देखा है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है सभी के अंदर अलग अलग रहती है। जैसे मैंने कहा 12 महीने तक रहता है, तो 12 महीने में अगर आपको डीएनसी 90 को देना है तो आपको 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, पर दोबारा से जब जरूरत पड़ेगी तब इसको वापस से देना पड़ेगा। तो गन्ना जो है वो लंबी सीजन के लिए खड़ा रहता है फील्ड में, तो इसलिए उसको 2 बार देना पड़ेगा। और क्रॉप शुदा भी देना पड़ेगा इसको, जो अभी अभी हमने बात की कि ग्रेन्यूल जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट 1 साल से लेके ज्यादा तक रहती है। तो इसको मिट्टी के साथ मिलाकर 1 एकड़ में डाल देना है। तो ये क्या क्या फायदे देगा आपको? एक तो ये जमीन को सॉफ्ट बनाएगा। इसके अलावा जमीन के अंदर से बहुत सारे फंगल डिजीज लगने की आवश्यकता होती है,
तो उससे बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर कैस्टर है और कैस्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, उसका कंटेंट जो है वो फंगस से बचाएगा। नीम जो है उस वो बहुत सारे इंसेक्ट से बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे एजाडिरेक्टिन करके एक तत्व पाया जाता है, उससे सारी सकिंग पेस्ट वो दूर रहती है। तो आप जहाँ कहीं पर भी DNC90 का इस्तेमाल करेंगे वहां पर ऐसी दिक्कत आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम डोज 80 के बारे में। ये एक जीवामृत है और जीवामृत के बहुत सारे फायदे होते हैं, सभी ने सुना ही होगा जीवामृत के बारे में। तो डोज 80 जो है वो दादाजी ऑर्गेनिक जीवामृत है। अब जीवामृत जो है वो गौमूत्र से बना है। इसके अलावा पंच तुलसी अर्क भी इसके अंदर दिया गया है, ह्यूमिक दिया गया है, फल्विक दिया गया है, गुड़ दिया गया है। ये सभी का एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे गुड़ की बात करें तो गुड़ का ये रोल रहता है कि जमीन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खाना दे, तो उसकी संख्या बढ़ेगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर कर्ड दिया जाता है, बटर मिल्क दिया जाता है, तो इसका भी रोल है कि भाई जमीन के अंदर जाएगा तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि भाई वो न्यूट्रिएंट्स को प्रेजेंट करेगा। फिर बात करते हैं कि गाय के गोबर की, तो उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, क्योंकि गाय जो है वो चारा खाती है। वो चारा खाने के बाद जो भी निकलता है बॉडी के अंदर से वो वेस्टेज, वो उसका बहुत ही जबरदस्त रोल रहता है। फिर इसके अलावा गौमूत्र इसके अंदर दिया जाता है, तो गौमूत्र का भी एक रोल है कि गौमूत्र जो है वो सकिंग पेस्ट को दूर रखेगा। आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ कर भी किया जाता है तो वहां पर इसका जबरदस्त रोल रहता है कि सकिंग पेस्ट कोई भी देखने को नहीं मिलती है आपको। तो डोज 80 का यही रोल है कि आपको इसको फ्लावरिंग होने से पहले इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके टाइम पर उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट जो है वो फ्लावरिंग आने के बाद ही आना शुरू होते हैं। तो इसको स्प्रे तभी करना चाहिए, 40 ml पर पंप के हिसाब से इसको स्प्रे करना है। और इसके अलावा भी आप इसको ड्रिप में भी दे सकते हैं। जैसे 1 लीटर है वो 200 लीटर पानी में मिला के देना है, 5 लीटर है स्प्रिंकलर में देना है तो 5 लीटर 500 लीटर पानी में डाल के देना है। अब ये है ब्लैक बायो बूस्टर। ब्लैक बायो बूस्टर जो है वो जबरदस्त प्रोडक्ट है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इसको जब वर्स्ट कंडीशन हो तब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहेगा, क्योंकि वहां से रिकवरी लाने में ये बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर 73% ऑर्गेनिक मिनरल्स दिए गए हैं। और ऑर्गेनिक मिनरल्स मतलब कि जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। लिग्नाइट है, लियोनार्डाइट है, इसके अलावा इलाइट है, मोंटमोरिलाइट है, केओलिनाइट है। ये सभी मिनरल्स जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं उसमें सभी में पोषक तत्व रहते हैं। तो सभी में से इसको निकाल के इसके अंदर मिक्स किया गया है, तो आप किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी 40 ml पर पंप के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। पर इसका जो रोल मैंने बताया कि ये रोल वर्स्ट कंडीशन में आपको जबरदस्त देखेगा, कि वहां पर रिकवरी लाएगा कोई भी वर्स्ट कंडीशन हो। और जैसे इसका इस्तेमाल कर दिया है तब एक फायदा ये भी रहेगा कि ये जैसे अनसर्टेन कंडीशन मैंने सबसे पहले बताया, तब वहां पर भी काम करेगा कि पानी ज्यादा दिनों तक नहीं मिला है तब भी ये फील्ड में खड़ा रहेगा अपना फसल जो है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने गन्ने लगाए थे यहाँ पर एक जगह पर एक्सपेरिमेंट में, और वहां पर DNC90 का और ये 3B का इस्तेमाल किया गया। 3B DNC90 सबसे पहले दे दिया था जमीन में, और 20-25 दिन के बाद हमने इसका स्प्रे कर दिया। तो आसपास में सभी जगह पर गन्ने जो है सभी के खराब होने लगे थे, बीमारियां लगने लगी थी, पर हमारे पौधे बहुत सही थे। और ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारे पौधे में दिक्कत नहीं हुई थी, पर सभी के पौधे जो है 15-20 दिन में सिकुड़ने लगे थे, सूखने लगे थे बारिश ना होने की वजह से। पर हमारी जो फसल है वो 2 महीने तक खड़ी थी, और फिर बारिश हो गई थी और हमारा भी कुछ नुकसान हुआ था। पर जो मैंने बताया कि सबसे जबरदस्त बात यह है कि दूसरे प्रोडक्ट के हिसाब में अपने प्रोडक्ट ने ज्यादा दिनों तक फील्ड में खड़ा रहा। क्योंकि बाकी फार्मिंग जो है पूरा का पूरा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें तो किसी का वो बस नहीं चलता। अब यह है क्रॉप विटा। इसके अंदर सभी बैक्टीरिया दिए गए हैं। बैक्टीरिया मतलब कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस फिक्सिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम फिक्सिंग बैक्टीरिया,
क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो है वो बहुत जरूरी है सभी जगह पर। तो ये एक बायो स्टिमुलेंट है। कि बायो स्टिमुलेंट का क्या रोल रहेगा कि ये जेल फॉर्म में मिलता है आपको, पानी में डालकर इरिगेशन के साथ अगर आपने इसको दे दिया है खेतों के अंदर, तब ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है। तो ये सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो अगर जमीन में पाए जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये तो जनरली भूमि सुधा का अपग्रेड वर्जन है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसी दिक्कत आ रही थी कि भूमि सुधा बहुत छोटे पैकेट में है, तो भूमि सुधा बड़े पैकेट में चाहिए था, तो हमने इसका इस्तेमाल किया और ये भूमि सुधा प्रीमियम मार्केट में लॉन्च किया कि भाई आपको अगर इस्तेमाल करना है तो एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये 350 ग्राम का पैकेट है। और इसके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर इसका इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि इसके अंदर 10% मिनरल्स एडिशनल की दिए गए हैं, जो अगला अपना अपना भूमि सुधा था उसके कंपैरिजन में ये भूमि सुधा प्रीमियम थोड़ा बेहतर बनाया गया है। तो वेजिटेबल में डालने की वजह से वेजिटेबल्स में अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। ये DNC90 प्रीमियम है, स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। हमने DNC90 के बारे में बात की, और ये DNC90 प्रीमियम है, मतलब स्लोली रिलीज करेगा सारे न्यूट्रिएंट्स को। तो इसके लिए भी इसका फायदा है। जैसे कि मैंगो में बताया, गन्ने में बताया, तो DNC90 प्रीमियम वहां पर अच्छा काम करेगा, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी तभी वो न्यूट्रिएंट को रिलीज करेगा, इसलिए ये बहुत जबरदस्त है। इसको भी 3 किलोग्राम का ही पैक रहेगा, 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करना है। फिर ये DNC90 लिक्विड है, जो ग्रेन्यूल फॉर्म में है, वो सॉल्यूबल नहीं है। बहुत सारी जगह पर इसको सॉल्यूबल करके इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें क्या रहता है कि फिर वो नोजल में फंस जाता है। इसलिए DNC90 लिक्विड को ही बना दिया हमने कि भाई वो झंझट ही खत्म हो जाए। तो इसको स्प्रे करने के लिए दिया गया है। इसको भी 40 ml पर पंप के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और ये किचन गार्डन के लिए, अगर घर में किसी ने कुछ भी पौधे लगाए हैं, तो ये भूमिरा ग्रेन्यूल्स उसमें उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है। ये पॉट के अंदर डालना है, मुट्ठी मुट्ठी के हिसाब से देना है, ज्यादा देना नहीं है किसी पॉट के अंदर। और ये जबरदस्त रिजल्ट देगा आपको। घर में कुछ भी लगाया है आपने, जैसे टमाटर लगाए हैं, भिंडी लगाई है घर में, गवार लगाया हुआ है, तो ये सभी के अंदर आपको, अगर कोई भी फ्लावर लगाया है तब भी इसके अंदर आप इसका, जैसे मनी प्लांट लगाए गए हैं, तो ये सभी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आप पुमीरा ग्रेन्यूल्स। तो इस हिसाब से सारे के सारे प्रोडक्ट के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है। तो अब मैं सभी का माइक पहले ओपन करता हूं कि किसी को कोई भी क्वेरी है तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। वन बाय वन करके सभी अपने क्वेरीज को इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप सभी जिसको भी क्वेश्चन है अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। सर शेखर जी का क्वेश्चन था। ओके ओके। शेखर जी माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। हेलो। यस सर बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं शामली उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ हमारे हाँ यहाँ पे बताइए बताइए। ज्यादातर गन्ने गन्ने की फसल होती है सर। हाँ 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 इसको अब जैसे ये पौधा गन्ना कटा है, पेड़ी शुरू होगी, अभी फुटाव होना है गन्ने में। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। वो तो उसके लिए इसमें सर क्या डलवाएं? अभी कितना कितना टाइम लगा होगा उसको गन्ने को लगाए हुए? जी गन्ने को लगाए हुए कितना टाइम हुआ होगा? सर, गन्ने की तो कटाई होगी, वो दोबारा फूटता है ना गन्ना ओके, कटने रटूनिंग के हो रहा है, बाद। रटूनिंग हो गया, मतलब दोबारा से हाँ यस यस। अब जी इस टाइम पे DNC90 को एक बार जमीन के अंदर दे दीजिए, जी जहां पर भी फसल लगाई गई है। आपको जी जी पहले तो 25 किलोग्राम मिट्टी निकाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है DNC90 को। और फिर जी जहां जी पर कहीं पर भी फसल लगाई गई है उसके सराउंडिंग एरिया में इसको डाल देना है। जी। और फिर पानी पानी दे देना सर इसमें। हाँ यस, बाद में पानी दे देना है। और जी जी जी। ये स्प्रे फुटाव के लिए थोड़ा है जैसे, ये। बताइए बताइए। अब तो एक स्टेज तो होगी ये फुटाव के लिए सर, हाँ कि हाँ अब यस कितने यस, एक तो हो गया यस। कितने कल्ले उसमें निकले फूट फूट के बाद। और हाँ हाँ
हाँ फिर एक स्टेज इसके बाद आएगी सर। यस, दो बार तो इसमें से निकाल सकते हैं। यस, जी। एक बार और निकालने के बाद 2 और बार निकाल सकते हैं, मतलब टोटल 3 बार आप उसमें से गन्ने निकाल सकते जी हैं। जी जी जी। अब इसके बाद फिर भूमि सुधा लगा दें सर इसमें। ब्लैक बायो बूस्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। ये जी कितने जी। दिनों के बाद करना है सर यूज? कितने दिन के बीबीबी? बाद सर? ब्लैक बायो बूस्टर जो है वो 20-25 दिन के, कम से कम 20 दिन का गैप रखना है एक स्प्रे के बाद में। ओके। जी। नहीं, डीएनसी 90 के बाद कितने कितने टाइम बाद ये इस्तेमाल करें सर? अभी कटाई होने के बाद उसका साइज कितना रखा है आपने, मतलब 2 या 2.5 फीट कितना होगा? नहीं, वो तो जमीन से ही निकलेगा सर, अभी कल्ले निकलने शुरू होंगे में फुटा हुआ होगा ना नीचे से ही जड़ का। मतलब जड़ हम यहाँ जड़ पर 1 फीट रख देते हैं, हम जमीन में 1 फीट रख देते हैं काटने के बाद। नहीं, हमारे यहाँ तो सर जमीन से मिला के ही काटते हैं गन्ने को। ओके, तब तो आप जी अच्छे से DNC90 को भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा सभी जगह पर वो। जी 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 जी। और बाकी स्प्रे और करने के लिए तो आप DNC90 डालने के बाद 25 से 30 दिन इंतजार कीजिएगा। जी। और इसके ग्रोथ प्रमोटर के लिए क्या करें सर? वो गन्ने तो ग्रोथ आपको, के लिए? जैसे अभी आपने